हाय एवरीवन। ग्रामोदय क्लासेज जो ऑनलाइन क्लासेज आपकी संचालित की जा रही है उसमें आप सभी का स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान में एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानकारी करेंगे जो अभी वर्तमान में सबसे अधिक प्रासंगिक भी है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण भी है। उसमें बात करते हैं अपन उदारवाद की। अब ये एक ऐसी विचारधारा है, इसमें इसका जो नाम लिखा हुआ अपने सामने उदारवाद। उदार का मतलब है एक ऐसी विचारधारा जिसमें अधिक से अधिक जो प्रतिबंध होते हैं उनमें कमी। प्रतिबंधों में कमी कैसे की जाएगी, इसके लिए अपने को इसके थोड़े से इतिहास के बारे में जानकारी करनी पड़ेगी। उसमें सबसे पहले अगर बात करते हैं तो राज्य की जो स्थापना हुई, राज्य की स्थापना ये लोगों और शासक के बीच, लोगों और शासक के बीच एक समझौते के रूप, एक समझौते के रूप। अब ये समझौता अपने सामने इस प्रकार से था कि भाई राज्य का काम होगा लोगों को सुरक्षा देना और लोगों का काम होगा राज्य को उस सुरक्षा के बदले कुछ दंड देना। धन का मतलब कर देना, जो टैक्स सिस्टम है। अब कालांतर में जो विकास हुआ राज्य का, उसमें राज्य नामक जो संस्था थी इसके कार्य क्षेत्र बढ़ गए, कार्य क्षेत्र बढ़ गया। कालांतर में कार्य क्षेत्रों के बढ़ने के साथ साथ इन लोगों ने, जो शासक वर्ग था उसने लोगों का जो इसकी बुनियाद थी उस पर शोषण करना आरंभ कर दिया और उनकी कुछ ऐसी नीतियां थी जिसके कारण जो है लोगों को दुख होने लगा और लोगों को हानि पहुंचने लगी। ऐसी स्थिति में कई ऐसे अपन उदाहरण देख सकते हैं इतिहास के अंदर, जिसमें आपके पहला है बिंदु, वो है नवजागरण। नवजागरण का अर्थ है कि लोगों के अंदर जो बुद्धि थी लोगों की, वो परिष्कृत रूप में सामने आने लगी। लोगों की सोच, लोगों की विचारधारा लोगों के सामने आने लगी। तो उन लोगों ने कहा कि भाई राज्य के जो प्रतिबंध है वो कम से कम होने चाहिए, कम से कम राज्यों के प्रतिबंध होने चाहिए। तो एक नव जागरण की, क्योंकि आपको पता है कि जो यूनान के अंदर, प्राचीन यूनान का जो समृद्ध इतिहास रहा उसके अंदर कई प्रकार के दार्शनिक हुए और दार्शनिकों ने कई प्रकार की ऐसी चीजें दुनिया के सामने रखी जो फिर इस शासक वर्ग ने उसको दबाने की कोशिश की। इस वजह से वो विचार बाहर नहीं आ रहे थे और जब वो विचार बाहर आने शुरू हुए उस समय जो एक नई प्रकार का विचार जन्मा वो था आपका नवजागरण। नवजागरण के अंदर, इसके अंदर व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया वो था व्यक्ति। अब व्यक्ति यानी जो शासन होगा वो सब व्यक्तियों के लिए होगा। व्यक्ति उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर निभाएगा, उसका फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये सारा काम होता है वो व्यक्ति के लिए होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी जो बुद्धि है, तो उन्होंने लोगों ने, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, उन्होंने सबसे ज्यादा कोशिश की कि भाई जो पिछड़ा वर्ग है, जो लोग जो इसके राज्य के शोषण का जो लोग शिकार है, उनको उस शोषण से बाहर निकालने के लिए उन्होंने अपने विचार दिए। तो कई प्रकार के उनके विचार लेखबद्ध भी हुए और कई प्रकार के विचार है जो कई समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित हुए। तो लोगों में एक जागृति है। तो एक नवजागरण के बाद बात करते हैं हम इसके इतिहास की ओर, तो एक पुनर्जागरण का काल और भी चलता है। पुनर्जागरण, दूसरा है पुनर्जागरण। मार्टिन लूथर का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने जो चर्च था, जो ईसाई धर्म था, इसका इस राज्य के अंदर जो शासन वर्ग था, शासक के साथ में धर्म का एक कॉन्ट्रैक्ट है, धर्म प्लस राज्य। तो ईसाई धर्म के अंदर कई प्रकार की ऐसी विकृतियां आ गई जिसके कारण ये धर्म है सबसे ज्यादा राज्य को प्रभावित करना इसने शुरू कर दिया। फिर राज्य में ज्यादा इसका इंटरफेयर हुआ तो जो लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया, क्योंकि धार्मिक सत्ताएं राजनीतिक सत्ताओं से अलग होती है। ऐसी स्थिति में एक पुनर्जागरण चलता है जिसमें मार्टिन लूथर का नाम आपने सुना होगा, सबसे महत्वपूर्ण। मार्टिन लूथर ने जो चर्च की जितनी भी कुरीतियां थी, उनको एक एक करके दुनिया के सामने रखा।
उन्होंने कहा कि जैसे सारे फैसले पॉप लिया करता था और पॉप जो फैसले लेता वो राज्य को मान्य होते थे और मानने पड़ते थे, ऐसा माना जाता है। हम इतिहास के अंदर कई ऐसे उदाहरण देखते हैं जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि धर्म का कितना प्रभाव जो है वो राज्य पर था। तो ऐसी स्थिति में हुआ ये कि जो मार्टिन लूथर था, मार्टिन लूथर इसने लोगों को जागृत करने का काम किया। उन्होंने कहा कि धर्म की सत्ता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि लोगों के जीवन के अंदर वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट निभाए और लोगों का जीवन दुर्लभ हो जाए। ऐसी स्थिति में मार्टिन लूथर ने लोगों को पुनर्जागृत करने की कोशिश की। तो उन्होंने बताया कि जो पॉप है, जो पॉप धार्मिक सत्ता है, उस सत्ता को राजनीति से पृथक करने की जरूरत है, उनको अलग करने की जरूरत है। अगर वो साथ में रहेंगे तो लोगों का शोषण होता रहेगा। ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति ने शुरुआत की और इसके पीछे और लोग जुड़ते गए, जिसमें नाम चलता है जिम्बली और कॉलवी। इन लोगों ने भी इसके विचारों का, इसके पीछे चलते चलते इसके विचारों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। ऐसी स्थिति में जो पुनर्जागरण है ये पूरे यूरोप के अंदर एक तरीके से एक सुधारवाद के रूप में फैल गया। तो इन्होंने सीधे धर्म यानी सीधे ईसाई धर्म को चुनौती दी और इसका परिणाम भी होता है कि ईसाई धर्म दो भागों में बंट भी जाता है, ईसाई धर्म का विभाजन भी हो जाता है, विभाजन। और ये विभाजन दो रूप में, यानी जो एक दो भागों में होता है। जो विरोध करने वाले होते हैं वो बोले जाते हैं प्रोटेस्टेंटवादी और दूसरे होते हैं जो मूल विचारों को मानने वाले होते हैं, वो होते हैं आपके कैथोलिक, मूल कैथोलिक, उनको बोलते हैं मूल कैथोलिक। अब ये दो भागों के अंदर बढ़ गया। ये लोग सुधारवादी थे, इन लोगों ने इस धर्म को राज्य से अलग करने की पूरी कोशिश की और इन्होंने कहा कि धर्म को केवल आस्था का एक आस्था मात्र मानना चाहिए, जबकि व्यक्ति के जीवन में इसका ज्यादा जो है महत्व नहीं होता है। तो फिर पुनर्जागरण हो गया। फिर एक नए पुनर्जागरण खत्म होते ही आपको पता होगा यूरोप के अंदर एक नए युग की शुरुआत हुई जिसे औद्योगिक क्रांति बोलते हैं। औद्योगिक क्रांति यानी जितने भी नए वैज्ञानिक आविष्कार हुए, इसके माध्यम से एक औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, यानी लोगों का जीवन सुलभ होने लगा। और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भी लोगों की जो सोच थी वो ज्यादा से ज्यादा तकनीक की ओर बढ़ गई। और फिर इसका भी योगदान है, वो एक उदारवाद के उदय के अंदर रहा है। फिर हम बात करते हैं कि ये जो परिस्थितियां थी, ये सारी परिस्थितियां एक उदारवाद को जन्म देने के लिए काफी थी। लेकिन और अगर हम बात करें तो उसमें आपके राज्य के प्रति असंतोष, राज्य के प्रति असंतोष, यानी जो राज्य नामक सत्ता थी जो व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए बनी थी, वो फिर अत्याचार करना और उसके शोषण के शिकार लोग हुए। तो उन्होंने फिर कोशिश की कि भाई कई लोग ऐसे थे जिन्होंने राज्य का विरोध, राज्य नामक जो सत्ता थी उस सत्ता का विरोध करना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में जो राज्य के खिलाफ असंतोष व्याप्त होने लगा। कई प्रकार के जो है नए विचारक पैदा हुए, कई प्रकार के संगठन बने, कई प्रकार से हड़तालें होने लगी, कई प्रकार से ऐसी गतिविधियां होने लगी जिसके माध्यम से जो है व्यक्ति के स्वतंत्रता की मांग की गई, व्यक्ति के स्वतंत्रता की मांग की गई। यानी सबसे ज्यादा व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए उन्होंने कहा कि व्यक्ति है जो स्वतंत्र होना चाहिए। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात हुई तो राज्य के प्रति असंतोष बना। फिर आपको पता होगा कि औद्योगिक क्रांति के बाद में कई ऐसे देश हैं जो आजाद हुए, यानी जिनको स्वतंत्रता मिली। तो वो जो नए देश थे, यानी नए स्वतंत्र देश, और उसमें लोकतंत्र का आना, यानी लोकतंत्र वहां पे स्थापित हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि पहले उन्होंने देखा, राजाओं का काल भी देखा है, जो है तानाशाहों का काल भी देखा है। तो वो जो सारे उनके जो अनुभव थे, जो कटु अनुभव थे, उन अनुभवों को भुलाकर लोगों ने एक नए प्रकार की लोकतांत्रिक अवधारणा अपनानी शुरू की। और लोकतंत्र का जो मूल विचार है वो आपके सीधा सा उदारवाद से मिलता जुलता है, उदारवाद से मिलता जुलता है। अब अपन बात करते हैं कि उदारवाद है वो है क्या। तो इसके लिए अपन को सबसे पहले एक विचारक हुए
उनका हमें यहाँ डिटेल लेनी थी। प्रोफेसर लॉस्की इसने कहा कि जो उदारवाद का जन्म हुआ, उदारवाद का जन्म है वो मध्य युग के अंत का परिणाम है। उदारवाद का जन्म मध्य युग के अंत का परिणाम, यानी मध्य युग के, मैंने बताया कि जो उदारवाद का जो नया विचार है, जो नया एक आर्थिक समाज जन्मा, उसका एक ही जो परिणाम निकला वो है उदारवाद। एक नया समाज जन्मा और मध्य युग का अंत हुआ और आधुनिक युग की शुरुआत। एक शब्द है कि मध्य युग का अंत और आधुनिक युग की शुरुआत। तो प्रोफेसर लॉस्की का इसमें बहुत ही बड़ा योगदान रहा। इन्होंने कहा कि जो एक नया जो उदारवाद का जन्म हुआ एक नए प्रकार के समाज से हुआ, आर्थिक समाज से, उस समाज का जन्म है वो उदारवाद के नाम से जाना जाता है और वो जन्म आपके मध्य युग के अंत में हुआ, यानी आधुनिक युग के शुरुआत में जो है इस उदारवाद का जन्म माना जाता है। फिर अगर आप बात करें तो अब हम बात करते हैं परिभाषाओं की। परिभाषा में पहले इन्हीं की ले लेते हैं, लॉस्की की। इन्होंने कहा कि ये केवल सिद्धांतों का संग्रह ही नहीं है, बल्कि यह लोगों की चित्तवृत्ति या जीवनवृत्ति, ऐसा इन्होंने, यानी इनको चित्तवृत्ति यानी लोगों की मानसिक मांग है, ये मानसिक प्रवृत्ति एक तरह की कि भाई हमें है जो ज्यादा से ज्यादा है व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अब अगर बात करते हैं तो एक और विचारक हुए डॉक्टर आशीर्वाद। इन्होंने कहा कि ये कोई व्यवस्थित विचारधारा नहीं है, व्यवस्थित विचारधारा नहीं होकर ये कई देशों की बिक्री विचारधारा है। यानी इन्होंने कहा कि ये कोई संपूर्ण विश्व में मान्य नहीं होती है, ये किसी देशों के अंदर इस प्रकार के जो विचार है इन्होंने जन्म लिया और उसके इतिहास का ये परिणाम है। अब हम बात करते हैं तो इसकी जो विशेषता है, सबसे पहली है व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता में विश्वास। व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास पहली विशेषता में अगर इसकी बात करें तो व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास, यानी उदारवाद एक ऐसा शब्द है, ऐसा एक विचारधारा है जो लोगों को अधिक से अधिक स्वतंत्र रखने, अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने की जो है पुरजोर उसकी वकालत करता है। अब अधिक से अधिक स्वतंत्रता कैसे होगी, इसके लिए अपने को राज्य और जो लोग हैं उनके बीच लोगों के बीच संबंध कैसे हो। अब ये संबंध कैसे हो कि ऐसे संबंध हो कि सरकार भी चलती रहे और साथ साथ में लोगों को अपनी आर्थिक गतिविधियां करने, अपने विचारों के अनुसार काम करने की उनको स्वतंत्रता हो। यानी राज्य का कम से कम हस्तक्षेप, यह है इसकी पहली विशेषता। यानी राज्य है वो उसकी व्यक्ति की जो आर्थिक गतिविधियां उसमें कम से कम हस्तक्षेप करेगा और यह हस्तक्षेप उसी सीमा तक रहेगा जितना होना चाहिए, अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो पहली है व्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए, तो ये व्यक्तिवादी विचारधारा से प्रेरित है। दूसरी अगर अपनी विशेषता की बात करें तो ये व्यक्ति को साध्य व राज्य को साधन मानते हैं।
व्यक्ति साध्य कैसे हुआ, यानी राज्य की संपूर्ण गतिविधियां होगी वो व्यक्ति के लिए होगी और व्यक्ति सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी संपूर्ण गतिविधियां, राज्य की संपूर्ण गतिविधियां व्यक्ति के लिए होगी, तो राज्य को साधन माना गया व्यक्ति के विकास का, यानी राज्य ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगा जिससे अधिक से अधिक लोगों का विकास हो सके और उनका विकास आर्थिक क्षेत्र में होना चाहिए, क्योंकि विचार हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण विचार चल रहा है वो आर्थिक क्षेत्र है। यानी आपको रियायत किसमें मिलनी चाहिए, आर्थिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्वतंत्रता मिले। कैसा भी व्यक्ति दुनिया में कहीं भी व्यापार कर सकता है। जैसे आप भूमंडलीकरण पढ़ते हो, आप जो है वैश्वीकरण पढ़ते हो, यही प्रक्रिया, इसी से इसका जन्म हुआ। बाकी वाले जो विचारधारा है, क्योंकि उनमें सबसे अधिक वो है आर्थिक भाग भी है, क्योंकि आर्थिक क्रिया ऐसी होती है जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। बिना आर्थिक युग के दुनिया का कोई महत्व नहीं होता है। फिर अगर अपन अगली विशेषता की अगर बात करें तो अपन अगली विशेषता है व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों में विश्वास। बात करें हम अगर व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की, प्राकृतिक अधिकार वो होते हैं जो व्यक्ति को जन्म से मिले। प्रकृति के अंदर व्यक्ति रहता है, उसको जो अधिकार प्राप्त होते हैं प्राकृतिक अधिकार होते हैं, और उसमें व्यक्ति को एक शब्द चलता है स्वच्छंदवाद। स्वच्छंद, अब ये स्वच्छंद का मतलब है व्यक्ति अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। तो इन जो उदारवाद के जो विचारक थे, इन्होंने कहा कि व्यक्ति काफी हद तक स्वच्छंद होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के जो प्राकृतिक अधिकार है उनमें ये लोग विश्वास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को छूट मिलनी चाहिए आर्थिक गतिविधियों में। जब आर्थिक गतिविधियों में छूट मिलेगी तो व्यक्ति का अपना आप विकास हो जाएगा, और जब व्यक्ति का विकास हो जाएगा तो समाज का और देश का विकास अपने आप हो जाएगा। अगले बिंदु की अगर बात करते हैं अपन तो है सीमित सरकार का समर्थन। यानी सरकार कैसी होनी चाहिए, उसकी गतिविधियां कैसी होनी चाहिए। और सरकार तो होनी चाहिए, क्योंकि सरकार तो लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी होती है, क्योंकि सबसे पहले लोगों ने ही तो समझौता किया है शासक के साथ। शासक को समझौता किया, भाई शासक होगा तो जनता होगी, शासक जो है जनता की सुरक्षा करेगा और जनता का कर्तव्य होगा कि वो शासक के कर्तव्यों का पालन करे, उसकी कही हुई उनके आदेश में उनको फॉलो करे। तो सीमित सरकार, तो उदारवादियों का मानना यह है कि भाई सीमित सरकार होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जो है उसके अंदर सरकार तो हो लेकिन सीमित हो। सीमित का मतलब है नागरिकों पर प्रतिबंध कम करे, प्रतिबंध कम करे। यानी जब नागरिकों पर प्रतिबंध कम होंगे तो स्वतः ही सरकार है वो सीमित हो जाएगी। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो वो है अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करते हैं ये, और अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय बाजार यानी एक देश के व्यक्ति दूसरे देशों में किस प्रकार से व्यापार कर सके, उनको कितनी रियायतें मिलनी चाहिए, ये जो विचार है ये आधुनिक युग का विचार है। यानी अधिकांश लोग दुनिया के अंदर कहीं भी जाए और व्यापार करें, जब व्यापार करेंगे तो जो प्रतिबंध कम होंगे तो उनको व्यापार करने में सहूलियत मिलेगी। तो ये उदारवाद की ये भी विशेषता कि अंतरराष्ट्रीय बाजार को बढ़ावा दिया है। यानी ऐसा बाजार दुनिया को एक मानते हैं, देश के समान मानते हैं कि वो कहीं भी आए कहीं भी जाए कैसा भी व्यापार कर सकते हैं। तो एक अंतरराष्ट्रीय बाजार और अंतरराष्ट्रीय शांति, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार स्थापित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय शांति भी चाहिए। क्योंकि जब बाजार आप कहीं भी व्यापार कर रहे हैं, जैसे भारत का कोई जो है व्यापारी कहीं और भी अन्य देशों में व्यापार करता है, ऐसी स्थिति में अगर वहाँ की परिस्थितियाँ अच्छी नहीं होगी और उस देश का संबंध हमारे देश के साथ अच्छे नहीं होंगे, जो वैदेशिक संबंध है, तो फिर वो व्यापार फलेगा नहीं। इसलिए ये लोग या उदारवादी लोग वे सबसे ज्यादा क्या कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय शांति होनी चाहिए और एक अंतरराष्ट्रीय बाजार का निर्माण होना चाहिए। उसके साथ में फिर अगली जो इनकी विशेषता है वो है लोकतंत्र का समर्थन। लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। अब लोकतंत्र का समर्थन क्यों किया जाता है? क्योंकि लोकतंत्र के अंदर ऐसी विशेषता ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें अधिक से अधिक लोगों को स्वतंत्रता है और मूल अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। क्योंकि जो लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र होगा तो वहाँ आपको आर्थिक गतिविधियां करने में सबसे ज्यादा छूट मिलेगी। उसी के साथ अगर अपन बात करें
तो अगली जो विशेषता है वो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। अब ये एक ऐसी अवधारणा, इसमें अधिक से अधिक शासक का ये कर्तव्य होगा कि वो लोगों की भलाई करे, लोगों के लिए काम करे। एक देश की, एक सरकार की यही इच्छा होती है वो सबसे ज्यादा लोगों के लिए काम करे। अब लोगों के लिए काम करेंगे तो जो लोगों के लिए अधिक से अधिक काम करेंगे तो लोक कल्याण की भावना उसके अंदर सम्मिलित हो जाएगी। जब आजकल अपन देखते हैं लोकतांत्रिक जितनी भी सरकार है सब लोक कल्याण का कार्य करती है, क्योंकि उनको तय समय के बाद चुनाव में जाना पड़ता है और चुनाव में उन्हीं को वापस सरकार उन्हीं की रिपीट होती है जो अधिक से अधिक लोक कल्याण के कार्य करते हैं। तो ये भी विचार है जो उदारवाद का ही है। इसके अंदर आपको अधिक से अधिक लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अगली अगर इसकी विशेषता की अपन बात करें तो वो है आपके धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता ये एक ऐसा विचार है क्योंकि धार्मिक कट्टरता के कारण कई देश आपस में लड़ बैठते हैं, कई बार उनके युद्ध भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में एक धर्मनिरपेक्ष यानी राज्य है वो किसी भी धर्म का ना तो पोषण करेगा और न ही किसी का शोषण करेगा। यानी राज्य के रूप में वो धर्म होगा वो एक ही प्रकार का जो धर्म, ऐसा धर्म होगा जो उसके राज्य की नजर में सारे जो धर्म है वो समान होंगे। किसी भी धर्म को ना तो ज्यादा संरक्षण दिया जाएगा और न ही ज्यादा उसका शोषण किया जाएगा। यानी राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। राज्य वैसे नहीं आधार्मिक है, वहां के लोगों का धर्म जरूर होता है लेकिन वो लोगों को अपनी उपासना और अपनी पद्धति के अनुसार जो है अपने धर्म की मानने की पूरी आजादी होती है। तो ऐसे विचार को भी ये लोग चाहते हैं। तो ये तो होगी इसकी विशेषता। अब है इसका स्वरूप, उदारवाद का स्वरूप। अब स्वरूप कैसा होना चाहिए तो सबसे पहले बात आती है वो आती है मुक्त बाजार। मुक्त बाजार की अवधारणा या विचारधारा। मुक्त बाजार का अर्थ है कि ऐसी एक व्यवस्था हो, ऐसी एक बाजारी व्यवस्था हो जिसके अंदर जो सरकार है उसका कम से कम जो है उसके कम से कम प्रतिबंध है वो लोगों पे हो और व्यापार हो, तो अधिक से अधिक लोग व्यापार कर पाएंगे। और एक मुक्त प्रकार की व्यवस्था जो पूरी दुनिया के अंदर होगी तो कोई भी व्यक्ति किसी भी देश के अंदर जाके आराम से व्यापार कर सकेगा। किसी भी, तो इसमें एक पहली चीज आती है जो आयात शुल्क होते हैं और जो दूसरे प्रकार का शुल्क होता है निर्यात शुल्क, इनमें कटौती, इसमें कटौती। ये कटौती कब होगी जब राज्य के अधिकार सीमित हो, क्योंकि उदारवाद का विचार यही करता है कि वो राज्य के अधिकारों को सीमित करने की कोशिश करता है, सबसे अधिक लोगों की स्वतंत्रता को महत्व देता है। तो मुक्त बाजार की व्यवस्था के अंदर किसी भी व्यक्ति को कहीं भी आसानी से व्यापार करने की छूट होती है और वो कहीं भी व्यापार कर सकता है। तो मुक्त बाजार की व्यवस्था पहली अवधारणा होगी। फिर दूसरी अगर इसकी अवधारणा की बात करें अपन तो एक मुक्त बाजार हो गया। इसके बाद अपन बात करें तो सबसे पहले स्वप्न लोकीय उदाहरण, स्वप्न लोकीय उदाहरण, स्वप्न लोकीय उदाहरण यानी इसमें केवल कल्पनाएं की जाती है। कल्पना किस प्रकार से होती है कि वो अधिक से अधिक व्यक्ति के जो विचार होते हैं, क्योंकि इसमें विचारों को बहुत महत्व दिया जाता है, जो व्यक्ति के विचार होते हैं उसको सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति के अंदर जो कल्पना करेगा उसको साकार कैसे करेगा। साकार करने के लिए व्यवस्था चाहिए, व्यवस्था के लिए आपको जो है राज्य के जो सरकार के जो जितने भी जो नियम है कानून है उनमें ढील चाहिए उसमें, क्योंकि उसमें ढील होगी तो ज्यादा से ज्यादा है आपके स्वतंत्रता व्यक्ति को मिलेगी, तो वो अपने जो सपने हैं उसको साकार आसानी से कर सकता है। फिर है तीसरी है वो है आपकी जनतंत्रीय अवधारणा। जनतंत्रीय अवधारणा ये आपके लोकतंत्र से मिलती जुलती है, क्योंकि अधिकांश देशों के अंदर अगर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होगी तो अधिकांश लोगों को छूट मिलेगी काम करने में। जब छूट मिलेगी तो वो जनतंत्र के अनुसार काम करेंगे, जनतंत्र के अनुसार काम करेंगे। तो आपको पता है क्योंकि लोकतंत्र का आवश्यक गुण होता है वो लोगों की भलाई के लिए काम करता है और अधिक से अधिक लोगों को छूट उसमें दी जाती है, उसमें मूल अधिकार प्राप्त होते हैं व्यक्तियों को। ठीक है, तो एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जो है अधिकांश देश है वहां लोकतंत्र स्थापित हो और लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो लोगों को अधिक से अधिक छूट प्रदान करेगी। और जो आपकी चौथी है वो है आपकी सुधारवादी अवधारणा।
सुधारवादी अवधारणा वो होती है, यानी कई प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं, कई प्रकार की जो समस्याएं हैं जो व्यापार में आती है, लोगों के सामने आती है, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे देश के व्यक्तियों के साथ जब व्यवहार करने की कोशिश करता है तो उसको कई बार जो है वीजा की समस्या होती है, कई बार ट्रेवल करने की समस्या होती है, उनको ऑन अराइवल वीजा चाहिए, हाथों हाथ वीजा चाहिए, क्योंकि व्यापारी वर्ग के लोगों के पास समय कम होता है, समय का बहुत महत्व होता है। तो ऐसी स्थिति में सुधार कैसे हो सकते हैं, यानी सरकार, बात हमने कर ली कोई जो है सरकार के कार्यों को आप सीमित कर दो, उसको जो उसके जो प्रतिबंध उनको कम से कम करने की कोशिश करो, लेकिन फिर भी जो है कई प्रकार की ऐसी समस्याएं, वर्तमान का जो तकनीक का युग है इसके अंदर कई प्रकार के साइबर अपराध है, कई प्रकार के जो अपराध भी बढ़ रहे हैं, उनको भी उनके निराकरण हेतु भी एक सुधारवादी उदारवाद की अवधारणा सामने लानी होगी, क्योंकि उसके अनुसार जितनी भी समस्याएं आती है वो सारी उसमें समाप्त की जा सकती है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।